ढाबे की भिंडी। सुहानी अपने हाथों में चिमटा लिए खड़ी रहती है और बाहर की तरफ देखकर खुद से बड़बड़ाते हुए कहती है, आने दो आज इसे, आज ये घर में आए ना तो उसकी खाल उधेड़ दूंगी। इसको कितनी बार कहेगी समय से घर आ जाए कर, लेकिन नहीं, इसकी तो मौज मस्ती खत्म नहीं होती है। इसी तरह सुहानी गुस्से में बड़बड़ा रही थी कि तभी वहां सुहानी का बड़ा बेटा, जो अभी सिर्फ 15 साल का था, वो आता है। अपनी माँ के हाथ में चिमटा देख वो पहले ही समझ जाता है कि आज उसकी खैर नहीं है। इसलिए रोहित पहले ही अपने दोनों हाथों को आगे कर अपनी दोनों आंखें मींच लेता है और कहता है, माँ मुझे माफ कर दो, आने में देर हो गई, लेकिन आज आपका बेटा बाहर आवारागर्दी नहीं बल्कि काम सीख रहा था। रोहित की बात सुनकर सुहानी का गुस्सा शांत हो गया और उसने बड़े ही शांत स्वर में रोहित से सवाल किया, काम सीख रहा था? कौन सा काम और कहाँ सीख रहा था तू काम? पहले घर के अंदर तो चलो, तभी तो सब बताऊंगा ना। सारी बातें घर के बाहर ही खड़ी खड़ी कर लोगी क्या? रोहित की बात सुनकर सुहानी अब रोहित को घर के अंदर आने देती है। थोड़ी देर बाद सुहानी रोहित को खाने के लिए प्याज और रोटी देती है, जिसे देख रोहित अपनी माँ सुहानी से कहता है, माँ आज आपने मुझे मेरी थाली में ये प्याज रोटी रख दी, लेकिन कल से हम प्याज रोटी नहीं खाएंगे बल्कि ढाबे की भिंडी खाएंगे, और वो भिंडी कोई मामूली भिंडी नहीं बल्कि तरह तरह की भिंडी होगी। ये कैसी बात कर रहे हैं रोहित? भला हमारी इतनी औकात कहाँ है कि हम लोग ढाबे की भिंडी खा सके? तू तो जानता है ना कि हम लोगों के पास इतने पैसे नहीं है कि हम हरी सब्जियां खरीद कर खा सके। अरे मेरी सिलाई से जो पैसे आते हैं उसी से घर चल रहा है, और कुछ समय से तो अभी मुझे कोई अपना कपड़ा भी नहीं सिलवा रहा है, जिस कारण हमें ये प्याज रोटी नसीब हो रही है। मैं सब जानता हूँ ना, तभी तो मैं आपको एक सच बता रहा हूँ। अरे मैं पिछले 10 दिन से एक ढाबे पर काम कर रहा था। आज उसने मुझे मेरे 10 दिन की दिहाड़ी दे दी, और आपको पता है वहां पर मेरा प्रमोशन भी हो गया है। प्रमोशन बोले तो मैं बर्तन धो रहा था, लेकिन अब मैं ढाबे पर भरवा भिंडी बनाऊंगा। न सिर्फ भरवा बल्कि और भी तरह तरह की भिंडी बनाऊंगा, और ये सब कुछ मुझे ढाबे का मालिक सिखाएगा, क्योंकि उन्हें मेरी ईमानदारी पर पूरा विश्वास है। और आपको पता है उन्होंने ये भी बोला है कि अगर सब्जी बच गई तो मैं उस भिंडी को लेकर घर भी आ सकता हूँ। रोहित की बात सुनकर सुहानी को बहुत खुशी हुई, लेकिन उसे विश्वास नहीं हो रहा था। उसने सोचा भी नहीं था कि उनका बेटा इतनी बड़ी बात कह रहा है। क्या सच में रोहित तू ढाबे पर काम कर रहा था और मुझे बताया भी नहीं? और अब तू भिंडी बनाएगा? तुझे तो ठीक से दाल बनानी भी नहीं आती। ढाबे का मालिक तुझे ये सब क्यों सिखाएगा? हाँ माँ, मैं सच कह रहा हूँ। मैंने आपको इसीलिए नहीं बताया क्योंकि आप चिंता करती। मैं देर से आता था ताकि मैं बर्तन धोने का काम खत्म कर सकूं। आज सेठ जी ने मुझे बुलाया और कहा, रोहित तेरी ईमानदारी और लगन देखकर मुझे भरोसा हो गया, कल से तू किचन में भिंडी बनाने का काम देखेगा। ओहो, ये तो बहुत अच्छी खबर है रोहित। हरी सब्जी, हमने तो कितने ढंग से ठीक से सब्जी नहीं खाई। तूने तो आज मेरा दिल खुश कर दिया। रोहित ने अपनी दिहाड़ी के 500 रुपए माँ को दिए। सुहानी ने तुरंत पैसे आंचल में बांध लिए। अब सुन, ढाबे पर पूरी ईमानदारी और लगन से काम करना, सेठ जी का विश्वास मत तोड़ना। आप चिंता मत करो माँ, मैं सेठ जी को कभी निराश नहीं करूंगा। उस रात माँ बेटे इसी उत्साह में सोए जैसे कल उन्हें कोई बड़ा तोहफा मिलने वाला हो। अगली सुबह रोहित जल्दी उठा। वो माँ से आशीर्वाद लेकर सीधे ढाबे की तरफ भागा। आ गया मेरे शेर, कल से तूने तो ढाबे की भिंडी की जिम्मेदारी ले ली है। चल आज तुझे ढाबे की सबसे मशहूर मसाला भिंडी बनाना सिखाता हूँ। जी सेठ जी। सेठ जी ने रोहित को भिंडी काटने का सही तरीका सिखाया। उन्होंने बताया कि भिंडी को धोकर सुखाते हैं, फिर किनारे काटकर बीच में लंबा चीरा लगाते हैं ताकि मसाला अंदर तक जाए। उन्होंने सारे मसाले दिखाए, हल्दी, मिर्च, धनिया, अमचूर और सबसे खास उनका गुप्त गरम मसाला। ये गरम मसाला मेरे दादाजी की रेसिपी है, इसी से हमारी भिंडी इतनी मशहूर है। याद रख, खाना सिर्फ मसालों से नहीं दिल से बनता है। रोहित ने पूरी एकाग्रता से हर बात सीखी। उसने सेठ जी की निगरानी में भिंडी को हल्का तला, मसाले तैयार किए और उसे धीमी आंच पर पकाया। शाम तक रोहित ने बहुत मेहनत की। ढाबे पर भीड़ कम होने के बाद सेठ जी ने एक थाली में थोड़ी सी भिंडी निकाली। ले अब अपनी मेहनत का फल चख। आज तूने जो भिंडी बनाई है उसका स्वाद चख। खुश हो गया? अब सुन, आज हमारी मसाला भिंडी बच गई है। मैंने तुझसे क्या कहा था? बची हुई सब्जी तू घर ले जा सकता है। हाँ सेठ जी। कल से घर से टिफिन लेकर आना, मैं तुझे रोज एक हिस्सा दूंगा। आज के लिए तू ये थोड़ी सी भिंडी और ये बासी रोटी घर ले जा। रोहित ने खुशी से पैकेट लिया और माँ को भिंडी खिलाने के लिए भागा। रोहित जब घर पहुंचा तो सुहानी उसका इंतजार कर रही थी। कितनी देर लगा दी रोहित? नहीं माँ, आज तो मैं आपके लिए ढाबे की भिंडी लाया हूँ। सुहानी ने पैकेट खोला। भिंडी की खुशबू पूरे घर में फैल गई। इतनी अच्छी सब्जी की खुशबू उनके घरों में सालों बाद आई थी। सच में इतनी सारी भिंडी, ये तो बहुत अच्छी लग रही है।
मैंने बोला था ना माँ, अब हम रोज ढाबे की भिंडी खाएंगे। मेरे बेटे, तूने अपनी मेहनत से आज घर में खुशी और सब्जी दोनों ला दी। तूने आज सिर्फ ढाबे की भिंडी नहीं, बल्कि मेरे लिए आत्मसम्मान और भविष्य की उम्मीद जगाई है। वो रात माँ बेटे के लिए खास थी। वे दोनों भिंडी खाते गए और सपने बुनते गए। अगले कुछ हफ्तों में रोहित ने भिंडी बनाने में महारत हासिल कर ली। उसकी लगन देखकर सेठ जी बहुत खुश हुए। अरे वाह रोहित, तू तो सच में भिंडी का मास्टर बन गया। तेरी बनाई भिंडी में तो मेरे हाथ जैसा स्वाद आ रहा है। ये सब आपकी मेहरबानी है सेठ जी। अब सुन, मैं एक नया ढाबा खोलने की सोच रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि तू मेरे नए ढाबे पर भिंडी सेक्शन को संभाले। नया ढाबा? मैं? हाँ, तेरी तनख्वाह भी बढ़ाऊंगा और तू घर के लिए रोज भिंडी ले जा सकेगा। लेकिन वहां तुझे भरवा भिंडी और दही भिंडी भी खुद ही बनानी पड़ेगी। तू ये जिम्मेदारी ले लेगा? हाँ सेठ जी, मैं जरूर लूंगा। मैं आपको निराश नहीं करूंगा। रोहित खुशी खुशी घर आया और माँ को खुशखबरी सुनाई। ये तो बहुत बड़ी बात है रोहित, मेरा बेटा तो अब बड़ा आदमी बन गया, मेरा राजा बेटा। हाँ माँ, अब मैं बर्तन धोने वाला नहीं बल्कि ढाबे का भिंडी शेफ हूँ। अब मैं ज्यादा पैसे कमाऊंगा। हमें प्याज रोटी नहीं खानी पड़ेगी और हमें किसी के सामने हाथ भी नहीं फैलाना पड़ेगा। मैं आपके लिए भी बाजार से अच्छी सब्जियां लाऊंगा। रोहित ने उस दिन प्रण लिया कि वो अपनी गरीबी को हरा कर रहेगा। वो ढाबा और वो ढाबे की भिंडी अब उनके लिए सिर्फ खाना नहीं, बल्कि मेहनत और उम्मीद का प्रतीक बन गई। रोहित को सेठ जी ने शहर के थोड़े भीड़-भाड़ वाले इलाके में एक नया ढाबा संभालने की जिम्मेदारी दी, जिसका नाम रोहित की भिंडी एक्सप्रेस था। रोहित अब सिर्फ भिंडी ही नहीं बनाता था, बल्कि सब्जियों की खरीदारी और पूरे भिंडी सेक्शन को देखता था। देर रात रोहित अपनी माँ से कहता है, माँ मुझे जल्दी जाना होगा, नए ढाबे पर बहुत काम है। हाँ बेटा, लेकिन ज्यादा काम मत करना और हिम्मत मत हारना। रोहित ने बड़ी मेहनत से भरवा भिंडी और दही भिंडी बनाई, लेकिन दिन के अंत तक ग्राहकों की भीड़ कम रही। आसपास पहले से ही कई पुराने ठेले थे और रोहित की भिंडी ज्यादातर बच जाती थी। एक सप्ताह तक यही हाल रहा, जिससे सेठ जी और रोहित दोनों चिंतित थे। रोहित, भिंडी तो स्वादिष्ट है पर सब्जी रोज खराब हो रही है, हमें कुछ करना होगा। तभी बगल की आलू पूरी वाला रोहित को ताना मारता है और कहता है कि भिंडी यहाँ नहीं चलेगी। रोहित को बहुत बुरा लगता है और वो रात भर जागकर सोचने लगता है कि ग्राहक क्यों नहीं आ रहे। रोहित ने देखा कि उसके ढाबे के पास मजदूर और रिक्शे वाले ज्यादा आते हैं, जो सस्ता और जल्दी मिलने वाला खाना पसंद करते हैं। अगली सुबह रोहित को एक शानदार आइडिया आया। सेठ जी, मुझे एक आइडिया है। हम 3 तरह की भिंडी बेचेंगे, जैसे कोई फास्ट फूड, क्योंकि सस्ता खाना हर कोई खाना चाहता है। भिंडी करी, भिंडी रोल, ये तो बिल्कुल नया है। शाबाश रोहित। उसी दिन से रोहित ने काम करने का तरीका बदल दिया। भिंडी करी और भिंडी रोल तुरंत बिकने लगे। रोल देखकर लोग रुकने लगे और धीरे धीरे उनकी मसाला भिंडी भी बिकने लगी। रोहित का आइडिया जबरदस्त कामयाब रहा। ये क्या हो रहा है? ये भिंडी तो बिकने लगी। रोहित, तूने कमाल कर दिया। आज तो हमारी सारी भिंडी बिक गई। उस दिन जब रोहित घर आया तो उसके पास न सिर्फ माँ के लिए गर्मा गर्म भिंडी थी, बल्कि सेठ जी ने उसे इनाम के तौर पर ज्यादा पैसे दिए थे। सुहानी अपने बेटे की समझदारी और मेहनत से बहुत खुश हुई। माँ, आज से हमारी भिंडी एक्सप्रेस दौड़ने लगी है। अब हम रुकेंगे नहीं। मैं आपके लिए अब बाजार से ताजी सब्जियां भी लाऊंगा। मेरा बेटा तो बहुत समझदार निकला। तेरी ईमानदारी और मेहनत का फल मिलना शुरू हो गया। रोहित ने अपनी मेहनत और समझदारी से न केवल सेठ जी का भरोसा बनाए रखा, बल्कि अपनी और अपनी माँ की गरीबी को भी हराने की दिशा में एक बड़ी छलांग लगाई। वो ढाबे का भिंडी शेफ अब सिर्फ कारीगर नहीं, बल्कि एक छोटा व्यापारी बन चुका था। ये भिंडी का खेत मेरी ससुराल है। वो सामने जो छोटी सी झोपड़ी है खेत में। शादी के बाद क्या मैं उस घर में रहने वाली हूँ? बिल्कुल नहीं। मैं तो कभी भी इस घर में शादी नहीं कर सकती। मेरी ससुराल भिंडी के खेत में नहीं होगी। मैंने ऐसे सपने कभी नहीं देखे थे। पर दीदी, अगले हफ्ते आपकी शादी है, ऐसे अचानक मना कर रही हो? आप जानती हो ना पिताजी की गोपाल ने कितनी मदद की है। जब गुंडे पिताजी से कर्जा मांगने आए थे तब गोपाल ने अपनी जोड़ी हुई जमा पूंजी देकर पिताजी की मदद की थी। अब गोपाल के पास सिर्फ ये भिंडी का खेत ही बचा है। गोपाल के आधार को देखते हुए पिताजी ने आपकी शादी तय की ताकि आप खुश रहो। अरे खुश मैं खाक रहूंगी। इस भिंडी के खेत में रहते हुए मैं खुद भिंडी बन जाऊंगी। समझ ही नहीं आ रहा क्या करूं। मेघा दीदी, कहीं गोपाल के परिवार वाले झोपड़ी से बाहर ना आ जाए। किसी ने हमें देख लिया तो अच्छा नहीं लगेगा। 2 दिन बाद आप दुल्हन बनने वाली हो, आपको यहीं आना है। लोग कहेंगे कि
होने वाली बहू शादी से पहले यहाँ ससुराल के आसपास घूम रही है। चलो घर चलते हैं। मेघा और गौरी दोनों सगी बहनें थी। मेघा बड़ी और गौरी छोटी। मेघा के सपने बहुत ऊंचे थे। उसे गांव में नहीं रहना था, उसे तो हीरोइन बनना था। रूपा, मुझे अपने भाई का पता दे दे, मैं कल ही मुंबई निकल जाऊंगी। मुझे उस भिंडी के खेत में रहकर सारी जिंदगी भिंडी नहीं बनानी। मुझे फिल्मों में आना है, बड़ी हीरोइन बनना है, बड़े पर्दे पर आना है। चिंता मत कर, मैंने जग्गू भैया से बात कर ली है। वो तुझे मुंबई रेलवे स्टेशन पर मिल जाएंगे। कल की गाड़ी है शहर से, तो सुबह सुबह निकल जाना। और हाँ, साथ में कुछ रुपए और जेवर भी लेती जा। ये ले नया मोबाइल, जग्गू भैया ने भिजवा दिया है। अब तू इसी मोबाइल से भैया से बात करती रहना, यहाँ मैं सब संभाल लूंगी। मेघा ने सोच लिया था कि वो शादी नहीं करेगी और भाग जाएगी, और ऐसा ही हुआ। शादी के दिन सुबह के समय सब तैयारियों में लगे हुए थे, पर मेघा तो भाग चुकी थी। गौरी, मेघा बहुत देर से दिखाई नहीं दे रही, कहाँ है वो? उसको हल्दी लगनी है। पता नहीं माँ, मैं भी बहुत देर से दीदी को ही ढूंढ रही हूँ। जानकी चाची, मेघा भाग गई। ये देखो, मुझे चिट्ठी देकर गई है। मैंने उसे रोकने की बहुत कोशिश की, पर वो रुकी ही नहीं। बोली मैं मुंबई जा रही हूँ फिल्मों में काम करने। क्या मेघा शादी छोड़कर भाग गई? हे भगवान, ये तूने क्या कर दिया? मेघा हमारी इज्जत को नीलाम करके कहाँ चली गई तू? इतना अच्छा लड़का है गोपाल, कितनी मदद की उसने हमारी। उसके अच्छे व्यवहार को देखते हुए ही मैंने मेघा की शादी उसके साथ तय की थी। सारे रिश्तेदार आने वाले हैं। गोपाल के घर डोली नहीं गई तो उसकी कितनी बदनामी होगी। नहीं नहीं, ऐसा कभी नहीं होगा। जानकी और रामदीन फूट फूट कर रोने लगे। गौरी से उनका दर्द देखा नहीं गया। बापू, आप चिंता मत करो, आपकी और गोपाल जी की इज्जत पर कोई आंच नहीं आएगी। मैं गोपाल जी से शादी करूंगी, आप उन्हें समझा दो। मुझे लगता है वो आपकी बात को समझ जाएंगे। जीती रह मेरी बच्ची, भगवान तुझे सारी खुशियां दे। जानकी, देखा, हमारी दोनों बेटियों में जमीन आसमान का फर्क है। एक हमारी इज्जत उछाल कर चली गई और दूसरी हमारी इज्जत बचाने का प्रयास कर रही है। मैं अभी जाकर गोपाल और उसके परिवार वालों से बात करता हूँ। रामदीन ने गोपाल और उसके परिवार वालों से बात की। गोपाल और उसके परिवार वाले बहुत अच्छे थे। कोई रिश्ता ना होते हुए भी गोपाल ने एक इंसानियत के नाते रामदीन की पहले भी बहुत मदद की थी। अब जब ऐसी दुविधा आ गई जिसमें रामदीन भी कुछ नहीं कर सकता था, तो गोपाल ने गौरी के साथ शादी करने के लिए हाँ कह दी। और फिर शुभ मुहूर्त में गोपाल और गौरी की शादी हो गई। खूब खुशियों के साथ गौरी का गृह प्रवेश हुआ। बहू, तुम भी कहोगी कि कैसी ससुराल है भिंडी के खेत में। इस छोटी सी झोपड़ी में तुम्हें रहना पड़ेगा। माँ जी, आप लोगों का दिल इतना बड़ा है। गोपाल जी ने बापू के लिए बहुत कुछ किया है। इन्होंने अपने दोस्त से उधार पर पैसे दिलवाए, अपने जुड़े हुए खुद के पैसे बापू को दिए, क्योंकि आपने खुद का घर बनाने के लिए रखे हुए थे। आपने अपनी जमीन बेच दी, जबकि आप अपना नया घर बना सकते थे। आपने हमारी मदद की। हमारे से आपका कोई मतलब भी नहीं था, सिर्फ एक जान पहचान थी। कोई इतना नहीं करता माँ जी जितना गोपाल जी और आप सब ने किया। गौरी, तुम हमारे घर में लक्ष्मी का रूप लेकर आई हो, और मैं जानती हूँ तुम्हारे कदम पड़ते ही हमारे घर में सुख समृद्धि अपने आप आ जाएगी। मुझे तुम पर और अपने गोपाल पर बहुत भरोसा है। गोपाल बेटा, कुछ दिनों के लिए शहर घुमाओ, फिर उसके बाद तुम काम में लग जाओगे। बहू के साथ थोड़ा समय बिताओ, तभी तुम दोनों एक दूसरे को ज्यादा जानोगे। ठीक है माँ, जैसा गौरी को ठीक लगे। अभी सब बात कर ही रहे थे कि तभी सेठ जी आ जाते हैं। अरे गोपाल, अरे तेरे लिए भिंडी का नया ऑर्डर लाया हूं भाई। एक सेठ जी हैं जो भिंडी खरीदने के लिए तैयार हो गए हैं। तुझे जल्दी ही भिंडी की खेती बढ़ानी होगी, समझे? बहुत अच्छे दाम दे रहे हैं। और ये देख, एडवांस पैसे भी दिए हैं। मैंने अपना मुनाफा रख लिया है, बाकी तू रख। गोपाल की माँ तू सही कहती थी। हमारे घर में तो सचमुच जो है लक्ष्मी आई है। सेठ जी कितना बड़ा ऑर्डर लेकर आए हैं भिंडी का, देखो। हाँ, तुम सही कह रहे हो। गौरी सचमुच लक्ष्मी बनकर आई है। गोपाल बेटा, तुम लोग घूम कर आ जाओ, फिर उसके बाद ये ऑर्डर। जानकी बहन, ऑर्डर तो जल्दी जल्दी पूरा करना है। अभी जितनी भी खेत में भिंडी आई है वो सारी तुम्हें 2 दिन में ही पैक करके भेजनी है। माँ जी, पहले काम जरूरी है, हम फिर बाद में कभी घुमाएंगे। हमें ये ऑर्डर हाथ से जाने नहीं देना। मैं भी भिंडी तोड़ने में आप लोगों की मदद करूंगी। हम सब बहुत जल्दी इस ऑर्डर को पूरा कर देंगे। गौरी की बात सुनकर सबके चेहरों पर खुशी आ जाती है। गौरी का स्वभाव बहुत अच्छा था।
उसने बहुत ही मेहनत के साथ अपने ससुराल वालों की पूरी मदद की। उसे अच्छे से बोरियों में भरवाया और गोपाल के साथ मिलकर अगली फसल की तैयारी की। गौरी के आने के बाद गोपाल और उसके परिवार वालों की किस्मत बदल गई। जो परिवार कल तक भिंडी के खेत में रहता था, आज भिंडी की बिक्री होने के बाद गौरी की ससुराल अब भिंडी के खेत में नहीं थी, बल्कि उन्होंने खेत के बराबर में ही एक बड़ी हवेली खरीद ली थी, जहाँ पर गौरी अपने ससुराल वालों के साथ बहुत सुख से रहती थी। एक दिन अचानक गौरी की बड़ी बहन मेघा उसके सुख में खलल डालने के लिए वापस लौट आई। गौरी, तुम लोग इतने अमीर हो गए, पर अचानक? मेघा दीदी, सब भगवान की कृपा है। बुरा मत मानना गौरी, भगवान की नहीं, मेरी कृपा है। अगर मैं उस दिन शादी छोड़कर ना जाती तो आज तुम इस घर की बहू ना होती। वैसे तो इस घर पर और गोपाल पर मेरा हक है। मैं तो तुम्हें जीजा जी नहीं कहने वाली, क्योंकि मेरे मुंह से निकलेगा ही नहीं। मैं तो तुम्हें गोपी ही बोलूंगी, जैसे पहले बोला करती थी। मेघा, पहले की बात और थी, अब मैं तुम्हारी छोटी बहन का पति हूं, इसलिए तुम मुझे गोपाल कहकर ही बुलाओ। और मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही, तुम तो मुंबई हमेशा के लिए चली गई थी, वापस क्यों लौट आई? गोपाल ने मेघा के साथ थोड़ा रूखा व्यवहार किया, जो मेघा को पसंद नहीं आया। मेरी मर्जी, नहीं मन लगा फिल्मों में, इसलिए गांव वापस लौट आई। बस अब तो मन है किसी पैसे वाले के साथ शादी करके सारी जिंदगी आराम से रहो, पर कोई पसंद ही नहीं आ रहा। मुझे तो तुम पसंद थे। मेघा दीदी, जरा बाहर चलना, मुझे आपसे कुछ काम है। अच्छा, मेरे से काम है, चलो। गौरी मेघा को हवेली के बाहर ले गई और गुस्से से बोली, देखो मेघा दीदी, गोपाल जी आपसे शादी कर रहे थे, पर आप चली गई। आपने गोपाल को उस समय छोड़ा जब दोनों परिवारों की इज्जत का सवाल था। अब आप इस गलतफहमी में मत रहना कि आप दोबारा गोपाल को पालोगी। अब सब कुछ बदल गया है दीदी। गोपाल जी मेरे पति हैं और मेरा उनका जन्म जन्म का साथ है, इसलिए अपनी सीमा मत लांघना। आप आओ, मेरे से मिलो, मेरे ससुराल वालों से मिलो, पर गोपाल जी से दूरी बनाकर रखना, वरना मैं बर्दाश्त नहीं कर सकूंगी। हाँ हाँ, तो मैं कौन सा तेरे गोपाल से चिपक रही हूँ? मुझे गोपाल से भी पैसे वाला लड़का मिल जाएगा। अरे जितनी मर्जी हवेली बना ले, सबको यही पता है कि तेरी डोली भिंडी के खेत में आई थी और आज भी तुम वही भिंडी बेचकर खा रहे हो। मैं भी अपने लिए पैसे वाला लड़का ढूंढूंगी, गोपाल से भी बड़ा पैसे वाला। हाँ तो अच्छी बात है दीदी, ढूंढो। मुझे अपने ससुराल वाले बहुत प्यारे हैं, मैं यहाँ बहुत खुश हूँ, आप यहाँ से जा सकती हैं। मेघा गुस्से में पैर पटकती हुई घर चली गई। उस दिन के बाद दोबारा उसकी कभी हिम्मत नहीं हुई कि वो गोपाल और गौरी के रिश्ते में दरार डाले, क्योंकि गोपाल और गौरी का रिश्ता पवित्र रिश्ता था जो मन से जुड़ा था।